अबाउट द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में चर्चा करेंगे। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं उसके बारे में हम चर्चा पहले ही कर चुके हैं बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स में। सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो सारे होते हैं वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और उस जगह का नाम बैलेंस बैंड होता है। और जो खाली बैंड होता है उसको हम कंडक्शन बैंड बोलते हैं। तो सेमीकंडक्टर की जो पहली पहचान ये है कि उसमें जो बैंड गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। एनर्जी गैप इज़ लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? सो हम अब चर्चा करना शुरू करते हैं कि सेमीकंडक्टर में एक एक उसका जो काइंड है वो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। वो कैसे होते हैं अब उसके बारे में हम बात करते हैं। नाउ वी शैल टेक द कॉमन केस ऑफ, हम जर्मेनियम का और सिलिकॉन का केस लेते हैं। ओके, एंड हुज स्ट्रक्चर इज लाइक शोन इन फिगर नंबर 14.3। आप ये फिगर रही आपकी 14.3। जनरली ये देखने में ऐसे लगते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर है, अपीयरेंस जो है वो इस तरीके की लगती है। तो ये कार्बन का, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारे एक ही फैमिली से हैं एंड दे लुक्स लाइक दिस। सो दिस इज कॉल्ड डायमंड लाइक स्ट्रक्चर। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डायमंड की तरह होता है। ईच एटम सराउंडेड बाय द 4 नियरेस्ट नेबर। एक एटम के किनारे इसमें 4 पड़ोसी होते हैं इसके। एक जो सिलिकॉन एटम है या जर्मेनियम एटम है, कार्बन एटम हो, उसके किनारे 4 उसके पड़ोसी होते हैं। आप यहाँ देख लीजिए, आप इसको चूज़ कर लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप एक उदाहरण के लिए हम यहाँ देख लेते हैं। आपने एक को चूज़ कर लिया, ये देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको चूज़ कर लीजिए। आपने इस सिलिकॉन एटम को चूज़ कर लिया, तो इसके किनारे जो हैं वो 1, 2, 3, 4, इसके किनारे जो हैं वो 4 पड़ोसी हो जाएँगे, ओके? चाहे आप सिलिकॉन का केस ले लें, चाहे आप जर्मेनियम का ले लें, दोनों में स्ट्रक्चर एक जैसा बनेगा। अब जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, इसमें हर सिलिकॉन या जर्मेनियम एटम जो है, वो क्या करता है? आप जानते हैं, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका किया है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम के बैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चाहे सिलिकॉन हो, चाहे जर्मेनियम हो, इसके बैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये जो चारों इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप ये क्या करिए, आप देख लीजिए, 1, 2, 3, 4। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि ये शेयर करते हैं अपने पड़ोसी के साथ। दे दे उनमें से कोई एक जो है वो अपने आई मीन टेंड्स टू शेयर वन ऑफ द 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। चारों में से कोई एक इलेक्ट्रॉन को वो अपने पड़ोसी के साथ शेयर करता है, दूसरे पड़ोसी के साथ, और उससे भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो वहाँ एक बॉन्ड बना लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि सिलिकॉन के किनारे 4 इलेक्ट्रॉन हैं और इस पड़ोसी की यदि हम बात करें, तो चारों में से कोई एक इलेक्ट्रॉन जो है, ये इस पड़ोसी के साथ शेयर करेगा और इस सिलिकॉन से ये इलेक्ट्रॉन अपने लिए ले लेगा, और अगला जो बचा, इसको इसके साथ शेयर कर देगा और इससे इसको ले लेगा, इसको इसके साथ शेयर कर देगा और इससे इसको ले लेगा। तो चारों में से किसी एक को वो पड़ोसी के साथ शेयर करता है और पड़ोसी से कोई एक वापस ले लेता है। इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है उसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है उसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये जो इसका स्ट्रक्चर बनता है, ये कुछ इस तरीके से बनता है जैसे बैडमिंटन के 2 प्लेयर बैडमिंटन खेलते हैं, तो शटल जो है कभी एक के पास जाती है, कभी दूसरे के पास जाती है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये कैसे करते हैं? दे शटल बैक एंड फोर्थ। जैसे शटल यहाँ से मारी, इधर चली गई, इसने मारी, इधर चली गई। तो लगातार जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लगातार शेयर होते रहते हैं और इसे एक बॉन्ड बना रहता है, ये पकड़ बनाए रखते हैं। ओके, सो यही हमें यहाँ से सीखना है। दे होल्ड वन अनदर टुगेदर स्ट्रांगली। फिगर नंबर 4.4 जो है, ये रही आपकी फिगर नंबर 4.4, और इसमें आप जनरली देख रहे हो ये 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है फिगर नंबर 14.3 की। फिगर नंबर 14.3 की जो 2 डायमेंशनल फिगर है, ये 14.4 जो फिगर है उसको बताया गया। इसमें ये बताया गया कि जो सिलिकॉन या जर्मेनियम के जो एटम है वो एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, राइट? और इट शोज एन आइडियलाइज्ड पिक्चर्स कि इसमें से कोई बॉन्ड टूटा नहीं है। सारे जो बॉन्ड हैं वो बिल्कुल सेफ हैं। नो बॉन्ड इज ब्रोकन हियर इन दिस पिक्चर। ये सारे इंटैक्ट हैं, अछूत हैं,
क्योंकि ये जो सिचुएशन होती है वो सिर्फ जब टेम्परेचर बहुत कम होता है तभी संभव है। ऐसी जो पिक्चर है जो फिगर नंबर 14.4 में आप देख रहे हैं, ये पिक्चर उस समय तक पॉसिबल है व्हेन टेम्परेचर इज़ वेरी लो, जब टेम्परेचर बहुत कम होता है। पर यदि आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हो, अगले स्टेप पे हम चलते हैं कि यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, तो टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से आपका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा उसको एनर्जी मिलेगी इस फार्मूले से 3/2 kT, where K is the Boltzmann constant and T is the temperature. ओके, यदि आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो आपके क्रिस्टल स्ट्रक्चर को ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। ज़्यादा एनर्जी मिलने से क्या होगा, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन, सॉरी, ये जो इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर साइट के ऊपर हैं ये अपनी साइट को छोड़ देंगे और यहाँ से ये फ्री हो जाएंगे। और इन फ्री हुए इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। थर्मली मतलब हीट मिलने से ये जनरेट हुए, पैदा हुए और फ्री हो गए। अब ये किसी एटम के साथ बंधे नहीं होंगे, दे आर फ्री टू मूव इनसाइड द लैटिक्स, राइट। होगा क्या, होगा ये कि अलग अलग साइड से थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स पैदा होंगे और जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन पैदा होगा वहाँ एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्लासरूम के डेस्क पर बैठे हो, यदि एक बच्चा एक चेयर को छोड़ देगा तो वहाँ एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, उसकी जगह दूसरा बच्चा बैठ सकता है। जब दूसरा अपने अपने बेंच को छोड़ के पहले की जगह बैठेगा तो वहाँ वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन थर्मली जनरेटेड होते हैं उतने ही होल बन जाते हैं, उतने ही बैक एंड साइड्स क्रिएट हो जाते हैं। दिस इज इक्वल टू NH। और ये सभी का जो नंबर होता है वो बराबर होता है, इनको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक कैरियर्स। दे आर कॉल्ड इंट्रिंसिक कैरियर्स एंड दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स एज वेल। सो हम चाहें तो इस पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं, कुछ यदि बचे नहीं। एज द टेम्परेचर इंक्रीज, जैसे जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा तो क्या होगा, मोर थर्मल एनर्जी विल बिकम अवेलेबल टू दीज इलेक्ट्रॉन्स। ये साइट में जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और क्या होगा, इनका जो बॉन्ड है वो गर्मी से टूट जाएगा और टूट जाएगा, धागा टूट गया तो ये फ्री हो जाएंगे। दे आर बिकमिंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड कंट्रीब्यूट टू द कंडक्शन। और जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, जो चार्ज मूव करने लगता है तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो कंडक्ट करना शुरू करता है। The thermal energy effectively ionize only the few atoms in the crystalline lattice and it create the vacancy। ये खाली जगह छोड़ते हैं उसमें और इस खाली जगह का नाम ही होल होता है। फिगर नंबर 14.5 ए में आप देख सकते हैं, यहाँ ये वैकेंसी जिसकी हम बात कर रहे हैं एक साइट बन जाएगी। ओके, and the neighborhood from which these free electrons with charge minus q has come out, this leave the vacancy with effective positive charge। जो खाली जगह होगी उस जगह का जो चार्ज होगा प्लस क्यू होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। दिस वैकेंसी इफेक्टिव विद इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड होल। इस वैकेंसी का जो नाम रखते हैं हम उसको हम होल कहते हैं। ये खाली जगह है जहाँ से इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी पोजीशन को छोड़ देता है, जिस साइड से जो इलेक्ट्रॉन उठ जाता है, हट जाता है, उस जगह का नाम होल होता है और उसका चार्ज पॉजिटिव होगा। द होल बिहेव एज एपरेंट फ्री पार्टिकल, वो एक फ्री पार्टिकल की तरह बिहेव करता है विद इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया कि जितने हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ही खाली जगह पैदा होगी, मींस बैक एंड साइड पैदा होगी, मींस नंबर ऑफ फ्री होल्स क्रिएट होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स is equal to the number of back end side means holes, and they are both of these are equal to the number of intrinsic carriers। इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स का मतलब होगा चार्ज को होल भी कैरी करता है और इलेक्ट्रॉन भी कैरी करता है। तो आप होल को चाहे कंसिडर कर लें चार्ज कैरियर, चाहे इलेक्ट्रॉन को कंसिडर कर लें, बोथ विल रिमेन द सेम। सो सबसे यूनिक प्रॉपर्टी सेमीकंडक्टर की क्या होती है, इसको आपने बड़ा ध्यान देना है। सेमीकंडक्टर पोजेसेस द यूनिक प्रॉपर्टी जिसमें क्या होता है, इन विच अपार्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन, ना केवल इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं but holes also move in the intrinsic semiconductors, right? So this is very interesting explanation of the intrinsic semiconductor, we'll discuss it continuously। कंडक्टर के ऊपर जारी रखते हैं और उसमें हम देखते हैं कि सपोज करिए अब हमारे पास ये जो डायग्राम है दिस इज 14.5, दिस फिगर इज 14.5 A and this is 14.5 B।
सो हम यहाँ देखें फिगर नंबर 14.5 ए पार्ट के ऊपर हम देखें तो ये हमें जैसे बात किया था कि एनर्जी जो है वो 3/2 kT इस फार्मूले में जो टी टेम्परेचर है, जैसे टेम्परेचर 0 केल्विन से बढ़ेगा तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी गेन करेंगे, क्रिस्टल जो है वो एनर्जी गेन करेगा और उससे जो इलेक्ट्रॉन है एनर्जी गेन करेंगे और वो अपनी साइट को छोड़ देंगे और उससे क्या पैदा होंगे, थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन, जिस बात की चर्चा हम कर चुके हैं। अब क्या होगा कि ये जो खाली साइट बनेंगी, जैसे एक बच्चा क्लास में कुर्सी छोड़ दे तो दूसरा बच्चा उसकी जगह बैठ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको खाली जगह को देख के यहाँ को शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या होगा, होगा यूं कि यहाँ ये जो साइट है वो भर जाएगी, ये साइट जो है वो फिल हो जाएगी और इस जगह जो है वो वैकेंट साइट क्रिएट हो जाएगी। दिस प्लेस, इस प्लेस के ऊपर साइट जो है वो वैकेंट हो जाएगी। अब पहले होल जो है वो यहाँ था, अब होल यहाँ आ गया, तो हमें लगेगा क्या कि जैसे होल जो है वो मूव किया है फ्रॉम साइट वन टू साइट टू, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। अब यहाँ जैसे साइट खाली हो जाएगी तो इसके पड़ोस का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ जाएगा, तो हमें ऐसा लगेगा कि होल यहाँ से अब इस साइड पर पहुँच गया है। सो इससे जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल जो है वो लगातार इसका जो प्रोसेस है वो जारी रहता है। इसको डायग्रामेटिकली समझने के लिए आप एनसीईआरटी का फिगर 14.5 का पार्ट बी में यदि हम देखें, जिसको मैंने अभी अभी आपको बताया है कि जैसे यहाँ खाली साइड थी, साइट वन आप फिगर नंबर 10 में देखें तो ये खाली थी, अब इसकी जगह इलेक्ट्रॉन ने ले ली और यहाँ खाली जगह बन गई। अब हो सकता है कि इसके बाद जो ये वाला इलेक्ट्रॉन वो यहाँ शिफ्ट हो जाए तो होल यहाँ बन जाएगा, फिर इसकी जगह को ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है तो होल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से जो मूवमेंट ऑफ होल जो है वो लगातार जारी रहता है और जो ये जो होल है वो एक साइड से दूसरी साइड तक जो उसका जो जंप है वो लगता रहता है। बेसिकली हम इसको गौर से देखेंगे, प्रोसेस जो है कि नोट दैट द इलेक्ट्रॉन इज ओरिजिनली सेट फ्री, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है अपनी साइड को छोड़ के, ओके, एंड इट इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ होल मोशन, इसका होल मोशन के साथ कोई लेना देना नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो है अपनी जगह रिप्लेस करता रहता है और जो बैकेंड साइट है वो क्रिएट होती चली जाती है। फ्री इलेक्ट्रॉन मूव्स कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली एज कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, इसको हम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कहते हैं और वो फ्रीली इसमें क्रिएट होता रहता है और इससे क्या होगा, जो एक इलेक्ट्रॉन करंट बनता है। करंट का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ समथिंग इन पर्टिकुलर डायरेक्शन अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो जो सारे इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के जब मूव करते हैं तो सब इलेक्ट्रॉन यदि एक डायरेक्शन में मूव करेंगे तो उसको हम इलेक्ट्रॉन करंट कह देंगे। सो याद रखने वाली बात इसमें यह है कि द मोशन ऑफ होल इज ओनली द कन्वीनियंट वे, जो तो फिर होल का मोशन क्या है, होल का मोशन सिर्फ इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि कितनी तेजी से जो है वो इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो रहे हैं। इट डिस्क्राइब द एक्चुअल मोशन ऑफ बाउंड इलेक्ट्रॉन, द मोशन ऑफ होल्स एक्सप्लेन the actual motion of bound electron. Whenever there is an empty bond anywhere in the crystal under the action of electric field, these holes moves towards the, ये जो hole हैं they always moves toward the negative potential, they always move toward the negative terminal of the battery and they gives rise to the whole current, right? So the total current I जो है is thus the sum of the electron current IE and the whole current जो है IH. तो जो टोटल करंट ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जिस ओर मूव कर रहे हैं और होल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इन दोनों के करंट का सम हो जाएगा। तो ये भी बात नोट करने वाली है कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभी तक हमने यही बात डिस्कस की है, हमने प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल की ही बात की है कि इलेक्ट्रॉन कैसे जनरेट होता है, जब उसको टेम्परेचर से एनर्जी मिलती है, जो इन्वायरमेंट का रूम टेम्परेचर जहाँ भी आपने अपना जो क्रिस्टल रखा है, सेमी कंडक्टिंग क्रिस्टल जो आप आपने रखा है वो गर्म होगा तो उससे इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को छोड़ेंगे और वहाँ खाली जगहें बनती जाएंगी, वहाँ होल्स क्रिएट होते जाएंगे। हमने अभी तक बात की है कि इलेक्ट्रॉन और होल पैदा कैसे होते हैं, बट देर इज ए अनदर प्रोसेस दैट इज द साइमल्टेनियस प्रोसेस ऑफ रीकम्बिनेशन। री का मतलब दोबारा, कंबाइन का मतलब जुड़ जाना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं ना वो क्रिएट होने के बाद दोबारा फिर से कंबाइन भी कर जाते हैं, कब, जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन विद होल्स इन दिस प्रोसेस
इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन विद होल्स। तो इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होता है कि एट द इक्विलिब्रियम, एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में क्या होता है, रेट ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, रेट ऑफ जनरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिकम्बिनेशन। जनरेशन का जो रेट होता है, जितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन और होल जो हैं वो जनरेट होते हैं, पैदा होते हैं, उतनी ही तेजी से वो दोबारा से कंबाइन कर जाते हैं। इसीलिए इक्विलिब्रियम की जो कंडीशंस है वो मेंटेन रहती है। द रिकम्बिनेशन अकर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन कोलाइडिंग विद होल्स। हमने अभी आपसे बात किया था कि जो रिकम्बिनेशन का कारण क्या बनता है कि जब इलेक्ट्रॉन लैटिस साइट में एक होल के संपर्क में आता है तो वो दोबारा रिकम्बाइन कर जाता है। ओके, व्हेन इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद होल। सो एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है जो है वो एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। इंसुलेटर का मतलब क्या होता है, इंसुलेटर वो तब होता है जब उसका कंडक्शन बैंड बिल्कुल खाली होता है, कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। आप फिगर नंबर 14.6 की ए पार्ट में आप देख सकते हैं, आपके पास ये देखिए अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं और आपने ये याद रखना है, इनसे एक बैंड बनता है। सारे ही जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्रिस्टल के होते हैं वो सारे ही एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। जहाँ इकट्ठे होते हैं उसको बैलेंस बैंड बोलते हैं। और इस बैलेंस बैंड में इनफाइनेटली लार्ज नंबर ऑफ लेवल्स होते हैं। ये देखो लाइनें लगी है ना, ये देखो ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ऐसी इनफाइनाइट नंबर की होती है। और हर लाइन में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, ये आप ध्यान रखने वाली बात है। ये देखिए हर लेवल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। ओके, सो जब टेम्परेचर जो है वो 0 केल्विन होता है तो उस समय आपका जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो इंसुलेटर की तरह ही बिहेव करता है, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि ये कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएं। इन इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि ये कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएं, और जब तक ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंचेंगे तब तक करंट नहीं आएगा। ओके, सो एट द टेम्परेचर व्हेन टेम्परेचर T इज इक्वल टू 0 केल्विन, दिस सेमीकंडक्टर बिहेव एज एन इंसुलेटर। ये इंसुलेटर कुचालक की तरह काम करता है। सो इट इज़ अ थर्मल एनर्जी। जब आप इसको गर्म करते हैं, सनलाइट में रख दीजिए, रूम टेम्परेचर आपका यदि ज़्यादा है तो वहाँ से किसी भी सिस्टम से यदि आप इसको एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे ही टेम्परेचर जो है वो 0 केल्विन से बढ़ता है तो हम वही फार्मूला वापस फिर लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू 3/2 kT। तो 3/2 कॉन्स्टेंट है, बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट है। यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी, और इस एनर्जी से फिर जो इलेक्ट्रॉन है वो बैलेंस बैंड से जंप मार के वो कंडक्शन बैंड बैंड में पहुंच जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन ने अपनी जगह छोड़ी और यहाँ बैक एंड साइड क्रिएट होगी और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया। गौर से देखिए आप, 1 2 3 और 4, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर चले गए और नीचे जो है वो 4 खाली जगह, खाली कुर्सियाँ जैसे किसको बोल सकते हैं, बैक एंड साइड जो है वो क्रिएट हो गई है। ओके, यही होल्स होते हैं, राइट। सो विच एक्साइट सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। सो दीज थर्मली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, ये जो थर्मली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन होते हैं जब टेम्परेचर T इज इक्वल टू 0 केल्विन से ज़्यादा होता है, पार्शली ऑक्यूपाई द कंडक्शन बैंड। ये कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। देयरफॉर जो एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विल बी शोन इन फिगर नंबर 14.6b। तो ये 14.6b में हम इसको साफ साफ देख रहे हैं कि ये किस तरीके से कैसे प्रोसेस होता है। तो सम इलेक्ट्रॉन्स आर शोन इन द कंडक्शन बैंड। हम कुछ इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड में देख रहे हैं जैसे हमने अभी आपको दिखाया है। एंड these have some and these have some from the balance band leaving the equal number of holes। और ये उतने ही होल जो हैं वो बैलेंस बैंड में छोड़ देते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ समझ आई होगी, और यही वो टेक्स्ट है जहाँ से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ये एनसीईआरटी का ही एक्सप्लेनेशन है, बिकॉज एनसीईआरटी से ही सारे जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए कोशिश ये की गई है कि आपको एनसीईआरटी का टेक्स्ट ही एक्सप्लेन किया जाए। थैंक यू।